मतलब पहले तीनों पिलर बहुत अच्छे हैं, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और इसके कारण फोर्थ पिलर भी सारा 100% अच्छा। ये कौन सा लॉजिक है? मतलब सबको पता है हर पिलर में प्रॉब्लम्स है। पत्रकार भी समझ से ही आता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर पत्रकार अपने अपने स्तर पर उसने जो देखा है, उसने जो अनुभव किया, उसको जो जानकारी मिली है, वो सही तरीके से सही जगह पहुंचाने का काम अपने अपने स्तर पर करता रहता है। स्वाभाविक है, उसके कुछ प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है। जिस मीडिया ग्रुप ने उसको हायर किया, उसका एक अपना आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। लेकिन इसमें नारद एक गाइडलाइन देते हैं कि पूर्ण सत्य, he deliberately uses this term, complete truth, not just truth। और complete truth कौन सा है? तो वो कहते हैं not just seen, not just heard, but verified with at least 2 sources। पूर्ण सत्य किसको कहना है? मैंने केवल देखा नहीं है, मैंने केवल सुना नहीं है, देखा है, सुना है और कम से कम 2 सूत्रों से वेरीफाई किया है, तब मैं कहूंगा पूर्ण सत्य। फर्स्ट पीस। दूसरा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल वो बताते हैं, जो मैं मानता हूं कि आज के पत्रकारिता की और एक बड़ी समस्या हो गई है, और गूगल बाबा के कारण वो और भी बड़ी है। प्रेस क्लब जितने बड़े हैं उसके कारण भी बड़ी है, जिसको आजकल की भाषा में टेबल न्यूज कहा है। नारद जी कहते हैं कि पूर्ण सत्य प्रस्थापित करना है तो उसके लिए प्री कंडीशन है, वो कहते हैं निरंतर संचार। मैं जब पत्रकारिता के प्राइमरी लेसन्स ले रहा था, कामत जी उस समय प्रसार भारती के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो पूछते थे, हाउ मेनी आवर्स ऑफ लेग वर्क यू हैव डन ऑन योर स्टोरी? How many hours of legwork you have done on your story? Library work नहीं, Google work नहीं, legwork। आप उस पोजीशन पे ही नहीं हो, उस स्थान को ही आपने नहीं देखा है। एक घटना हुई थी, उस समय मेरा ऑफिस जो था वो दिल्ली में झंडेवाला में हुआ करता था, और वहां पे एक मुश्किल से 10 मिनट के लिए एक घटनाक्रम चला। जेएनयू के और डीयू के कुछ छात्र ओवर एंथुसियास्टिक होकर, क्योंकि मेरा ऑफिस जहां पे था उसके बिल्कुल 100-200 मीटर पर अंदर की तरफ दिल्ली का आरएसएस का ऑफिस है। झंडेवाला मेट्रो स्टेशन नीचे की तरफ लगभग 300-400 मीटर। वो मेट्रो स्टेशन से स्टूडेंट निकले, मुश्किल से 20 से 30-40 की संख्या में होंगे, वहां से लेकर आरएसएस ऑफिस तक आए, और उस पर एक स्टोरी चलाई गई कि मैसिव प्रोटेस्ट ओवर आरएसएस ऑफिस। मलयालम सबसे पहले एक समाचार पत्र ने उस खबर को चलाया कि आरएसएस ऑफिस पर एक मैसिव प्रोटेस्ट चला है किस ऑफ लव नाम से। और वो किसने चलाया है? तो दिल्ली की एलजीबीटी कम्युनिटी ने चलाया। अब संयोग से मैं वही ऊपर मेरा ऑफिस में बैठा हुआ था, नीचे क्या दिख रहा है मुझे पता था। वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था मेरे ऑफिस के बाहर, आरएसएस का ऑफिस वहां से 200-300 किलोमीटर अंदर था, और वहां पे खड़े हुए मुश्किल से 20 से 30 छात्र थे, और उनमें से 3 या 4 फेसेस को एस्टैब्लिश्ड
आयसा नाम की जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके जेएनयू के ऑफिस बेयरर है, जिनको मैं नाम से चेहरे से जानता हूं, उनके फोटो निकले हुए। अब ये जब मलयालम एक न्यूज़पेपर में चलाया और फिर उसको उठाया गया, उसका फुटेज भी उठाया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी चला, तो मैंने उसको फोन करके केवल एक ही सवाल किया कि भाई जब ये प्रोटेस्ट हुआ वहां पे तुम्हारा प्रतिनिधि कोई था क्या, कोई रिप्रेजेंटेटिव था? नहीं सर, बट वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सोर्स। ओके, मैंने कहा वो सोर्स वहां पे था, दैट आई डोंट नो, बट वी हैव गॉट दिस पिक्चर। तो उसमें क्या था, दो लड़कियां थी जो प्रोटेस्ट के रूप में एक दूसरे को किस कर, इसको मैसिव प्रोटेस्ट कैसे बता दिया तुमने, ये मुझे केवल पूछना है। और वो करने वाले एलजीबीटी कम्युनिटी के थे, ये कैसे वेरीफाई किया? वो अंत तक उसका उत्तर नहीं दे पाए। उसी के ऊपर फिर मुझे आगे प्रश्न आया, फिर आरएसएस के सरकारी को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रश्न आया, फिर उन्होंने कहा कि भाई संघ का तो इस पर वैसे तो ऑफिशियल कोई राय नहीं, आप मुझे कोई पूछेंगे तो मैं मानता हूं कि चाहे एलजीबीटी हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज अ पर्सनल चॉइस, देयर इज नो क्रिमिनलाइजेशन इन्वॉल्वड इन दिस। तो उस पर हेडलाइन चली, आरएसएस चेंजेस हिज पोजीशन। अरे भाई पहले पोजीशन ही नहीं डिक्लेयर की थी, चेंज कहां पे की? तो एक मैसिव प्रोटेस्ट बनाया गया, उसके कारण जब पोजीशन लिया तो कहा आरएसएस चेंजेस हिज पोजीशन। अरे वो तो विक्टोरियन लॉ है, ब्रिटिशों ने लाया हुआ कानून है कि जो समलैंगिक संबंध है तो वो क्रिमिनल है। ये 377 तो कोई अभी आया ऐसा नहीं है। और जब एफिडेविट देने की बात आई तब भी ये कहा गया कि वी डोंट कंसीडर इट्स क्रिमिनल। लेकिन क्योंकि मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यू आर नॉट देयर एंड स्टिल यू आर स्प्रेडिंग इट एज अ ट्रूथ, दैट इट कैन नेवर बी अ कंप्लीट। तो इसलिए नारद का ये जो सेकंड प्रिंसिपल है कि निरंतर संचार, यू हैव टू, जरूरी हर जगह आप हो, लेकिन आपका प्रतिनिधि हो, आपके करेक्ट सोर्सेस हो, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और तभी आप पूर्ण सत्य की स्थापना करें। और तीसरा प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया कि ये सब किस लिए, संचार भी करना है, पूर्ण सत्य की स्थापना भी करनी है, लेकिन किस लिए करनी है? तो वह तीसरा सूत्र बताते हैं, सर्वहितेषु, सबके भलाई के लिए करना है, और इसलिए सही सत्य सही जगह पर सही समय पर बताना है। हर कोई अभी हर चीज अभी ही बता देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जैसे खाना पकता है, खाना पकाने का समय होता है, उसका राइट टेम्परेचर का होता है, ज्यादा जल गया तो भी खराब होता है, कच्चा रह गया तो भी खराब होता है। वैसे ही जब किसी स्टोरी पर काम करते हैं तो वो स्टोरी पकने का भी समय होता है। ब्रेकिंग न्यूज, इंस्टेंट न्यूज, मैगी न्यूज तो होती है, उसका अपना एक लाइफ भी होता है, वो ट्विटर पर होता है, वो पोर्टल पर होता है, लेकिन सही में जो न्यूज होती है उस पर काम करना पड़ता है। पुराने स्टाइल के पत्रकार है, उनको पता है मैं मैगजीन फॉर्म में ज्यादातर काम करता रहा हूँ, हालांकि शुरू में इलेक्शन से ज्यादा काम शुरू किया, लेकिन जब आप बड़े नैरेटिव के इसमें बड़े इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के रूप में किसी स्टोरी पर काम करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में किसी विषय पर निरंतर काम करना पड़ता है, और तब आपकी उसमें एक्सपर्टीज डेवलप होती है। केवल आपको किसी मीडिया उसने वो बीट दे दिया इसलिए आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल है, सर्वहितेषु, सबके हित के लिए संचार और पूर्ण सत्य की स्थापना। अब मैं बहुत बार जाता हूँ मीडिया स्कूल में, या आईएमसी में जाता हूँ, या दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जाता हूँ, यहाँ पे भी बैठे हुए यंग किसी को भी पूछ लेंगे तो बताएंगे भाई कौन है आईकॉन।
कहेंगे भाई बैठी हुई बहन जो कहेंगी नहीं बरखा दत्त मेरी आइकॉन है, कारगिल कवर किया था इसने। क्यों बरखा दत्त है ना आइकॉन? क्यों मैडम? बरखा दत्त यंग इसके आइकॉन है कि नहीं है? नहीं, नो लॉन्गर। तो अभी भी लेकिन मीडिया स्कूल्स में ये है। और क्यों है? वो दिखे उस तरीके से कि भाई पहली महिला पत्रकार है जिसने वॉर जोन में कवर किया है, वो कहती है मैं अकेली नहीं हूं, मेरी मां से शुरू किया। 2008 का मुंबई का हमला भी कवर किया उसने। गलत इंफॉर्मेशन दे रही थी क्या? नहीं। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उन पत्रकारों को भी एक्सक्लूसिव न्यूज देने की इच्छा थी। उनको भी ये लगा, अमेरिका में मीडिया का डिबेट तो हमसे भी बड़ा है, पुराना है। उन लोगों को नहीं लगा क्या कि कितनी डेड बॉडीज निकल रही है दिखानी चाहिए। 15 मिनट के अंदर जितना ट्रम्प के विरोध में नहीं था, उसके विरोध से ज्यादा, कई गुना ज्यादा विरोध में उस समय बुश के अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल लॉबी भी थी, थिंक टैंक्स भी थे, एंटी वॉर लॉबी भी थी। लेकिन उन्होंने एक मैसेज पास ऑन किया जब 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट किए। उसके 15 मिनट के अंदर मीडिया को एक मैसेज पास ऑन हुआ। वो कोई ऑर्डर नहीं था, एडवाइजरी थी कि नो अमेरिकन शुड बी शोन कमिंग आउट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एज अ डेड बॉडी। और उसके बाद आप देखिए जो भी फुटेज दिखा है उसमें आपको पहले के शुरू के हिस्से में दोनों इस पर हिट करते हुए दिखेंगे, वो दोनों गिरते हुए दिखेंगे, और उसके बाद सीधा आपको दिखेगा तीसरे दिन जब उनके रिलेटिव्स अपनी अपनी इमेज लेकर उस पर फूल चढ़ाने के लिए आए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ग्राउंड जीरो। यहां पे एक तरफ हमारे कमांडोज लैंड कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कौन से विंग से जा रहे हैं, कौन से हथियारों के साथ जा रहे हैं, इसका एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करने की कवायद चल रही। किसके लिए चल रही? भारत के लोगों के लिए चल रही है, जो अंदर बैठे हुए आतंकवादी उनके लिए चल रही है, आतंकवादियों के आका पाकिस्तान में बैठे हुए उनके लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? इसके लिए पूर्ण सत्य की स्थापना है। तो पूर्ण सत्य की स्थापना करनी है, संचार भी करना है, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में यह रखना जो रिपोर्ट में करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, इसका परिणाम क्या होने वाला है। Do I owe some moral, intellectual, emotional responsibility of this particular thing? जिस दिन ये सारा अभी का घटनाक्रम हुआ नुपुर शर्मा का, 24 घंटा तो कुछ नहीं हुआ था जब तक सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। क्या उसने सोचा नहीं था इसके परिणाम क्या होंगे? बिल्कुल सोचा था, लेकिन वो चाहता था कि यही परिणाम। अब आज कोई चर्चा करता ही नहीं है। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए कि हम किस तरीके से, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्री स्पीच का सबसे ज्यादा, यदि मीडिया के बारे में हमको बहुत ज्यादा गालियां सुननी पड़ती है फ्री स्पीच के संबंध में खासकर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पे बैठे हुए इतने पत्रकार हैं, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप में से शायद ही किसी को पता हो कि भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने से पहले भारत में सेंसरशिप लगी थी मीडिया पर, और वो केस गया था सुप्रीम कोर्ट तक। 4-6 महीने तक केस चला और वो केस जीता गया। उस जीतने के बाद भारत के संविधान में और उसके बाद मीडिया के कानून में भी अमेंडमेंट हुआ, जिसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है।
जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पर 2 रिस्ट्रिक्शन जोड़े गए, एक पब्लिक ऑर्डर और दूसरा फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये 2 जोड़े गए और मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि वो केस ऑर्गेनाइजर ने लड़ा था और ऑर्गेनाइजर को सेंसरशिप 1949 के दिसंबर में लगी थी, पूरी तरह से संविधान लागू भी नहीं हुआ। गुनाह क्या था? उस समय के पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो हिंदू और सिख के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके रिपोर्टिंग लगातार करने के लिए और नेहरू की रेफ्यूजी पॉलिसी जो थी उसको क्रिटिसाइज करते हुए एक सीरीज 6 आर्टिकल की और कार्टून की चलाई थी। मलकानी जी उस समय एडिटर हुआ करते थे, के आर मलकानी, और उसके ऊपर एक कमीशन स्पेशली बिठाया गया, एक सेंसर नाम से ऑफिस क्रिएट किया गया दिल्ली में स्पेशली। हर एक एडिटोरियल और हर एक आर्टिकल छपने से पहले अप्रूवल के लिए सेंसर ऑफिस में भेजना पड़ता था और वो कट लगा के ये नहीं जाएगा ऐसे करके भेजते थे। और वो मलकानी जी भी थे महान संपादक, वो उतना हिस्सा सफेद वैसा ही छोड़कर छापते थे, उसके बीच में कैंची लगा देते थे और कैंची के ऊपर लिख देते थे सेंसर सीजर। बहुत लोगों को 75 की इमरजेंसी तो याद है, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा 1 पेज काला छापा था, ये तो पता है। लेकिन 49 के दिसंबर से लेकर 50 के अप्रैल तक 25 मई को यह डिसीजन आया था और उसके 6 महीने के अंदर नेहरू ने पहले अमेंडमेंट करवाई। अमेंडमेंट को अपोज करने वाले 2 ही लोग थे, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप मीडिया का गला घोटने की ये शुरुआत कर रहे हो, ये वार्निंग थी। उसके बाद नया एक विषय आया जिस पर आज फिर से डिबेट हो रही है, इसलिए मैं उसको उठा रहा हूं। जैसे फ्री स्पीच का डिबेट, ये एक निरंतर चलने वाला डिबेट है कि कहां पे ये लाइन खत्म होती है और कहां पे आप फ्री स्पीच के मर्यादा में रहकर बात कर रहे हो। वैसे ही इससे जुड़ा हुआ दूसरा डिबेट जो अभी शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके संबंध में केस जारी है, वो डिबेट भी उसी समय शुरू हुआ था। उस डिबेट का स्वरूप समय के साथ बदलता गया, लेकिन ये जो सारा का सारा विषय आज चला है फिर से राजद्रोह का, और आज अभी कोर्ट में अल्टीमेटली पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ले ली कि वी आर रेडी टू रिकंसिडर एंटायर पोजीशन। क्योंकि इसका मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि आप ये जो सारा डिसेंशन का मामला है उसमें आप सरकार का विरोध और राष्ट्र का विरोध, इसमें लाइन कहां पे ड्रॉ करोगे? ये लाइन बनाई किसने? 1242 में सबसे पहले ब्रिटेन में ये कानून की कंसेप्ट शुरू हुई, लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग। इसके आधार वो 1835 में 1836 में भारत में आई। संविधान में यह समाप्त हो गई थी। 1952 में नेहरू ने इसको रिवाइव कराया फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद। तो कौन सा डिसेंट ये एंटी नेशनल है और कौन सा डिसेंट ये एंटी गवर्नमेंट है, इसकी लाइन तो आपने खत्म कर दी। आज सौभाग्य से वो डिबेट फिर से शुरू हो गया, और मैं सौभाग्य से इसलिए कह रहा हूं कि वी नीड टू ड्रॉ द लाइन, व्हाट इज एंटी गवर्नमेंट एंड व्हाट इज एंटी नेशनल। लेकिन आज भी मीडिया में इसको लेकर
कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है कि जितने सेडिशन के मामले हैं उसको अभी बैक बर्नर पर रखा जाए और केंद्र सरकार जब इस पर अपनी भूमिका दे देगी तब हम निर्णय देंगे। लेकिन फिर भी मीडिया में मैं मानता हूं, मीडिया डिबेट में आज ये टॉप का डिबेट होना चाहिए था कि व्हाट इज फ्री स्पीच एंड व्हाट इज क्रॉसिंग द लाइन ऑफ फ्री स्पीच एंड व्हाट इज सेडिशन एंड व्हाट इज एंटी स्टेट और एंटी नेशनल। जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हमको सही में समझ में आएगा। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो तीसरा प्रिंसिपल है, सर्वहितेषु, सबका हित किसमें है वो उन मुद्दों पर चर्चा लाई जाए। ऐसा लाने का काम करने वाले पत्रकार नहीं है, ऐसा नहीं है। हर युग में ऐसे पत्रकार रहे, उनका स्वरूप बदलता गया। स्वतंत्रता से पूर्व तो सारी की सारी पत्रकारिता ही एक तरीके से समाज से पोषित थी, समाज के कंट्रीब्यूशन पर आधारित थी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए थी। जम्मू कश्मीर में भी मुझे लगता है सबसे पहले रणवीर शुरू हुआ था, तो एक एक कड़ी उसमें जुड़ती गई। ट्रिब्यून का एक जमाने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी इस सारे। जब स्वतंत्रता के बाद एक फेज आया तब गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडवर्टीजमेंट, डीएवीपी, ये सारे कंसिडरेशन बदलते गए। लेकिन फिर भी उस जमाने में भी स्वतंत्र रूप से, मुखर रूप से संपादक केंद्रित पत्रकारिता चलती रही। ओनरशिप ऐसा नहीं था कि प्राइवेट हाथों में नहीं थी। मैं मानता हूं 77 के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इमरजेंसी का एक झटका शायद बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को था, वैसे ही वो मीडिया को भी लगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया मुझे लगता है 1995-96 के बाद आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, जब 24/7 न्यूज चैनल्स चलने लगे, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना शुरू हुआ, तब से मुझे लगता है। लेकिन प्रिंट मीडिया फिर भी अपने आप को रीइन्वेंट करता रहा। उसमें भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने वाले लोग थे, संचार करने वाले लोग थे, सर्वहित की बात करने वाले लोग फिर भी रहे। आज डिजिटल का जमाना आ गया है, ट्विटर से न्यूज तय होती है, नैरेटिव्स तय होते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में स्टोरीज उनकी ही चलती है जो नियमित रूप से संचार करते हैं, सर्वहित की बात करते हैं और पूर्ण सत्य की प्रस्थापना के लिए प्रयत्न करते हैं। नारद जयंती का सम्मान, नारद जयंती के दिन कुछ पत्रकारों को इस बहाने सम्मानित करना, ये उन मूल्यों का सम्मान है जिसके नारद आइकॉन है। और इसलिए ये हमारे लिए संकल्प भी करने का दिन है कि अपने तरीके से, अपने स्थान पर जितना संभव है उतना निरंतरता से पूर्ण सत्य की स्थापना के लिए संचार के सहित सर्वहित की पत्रकारिता करने की प्रयास करूंगा या करूंगी। आज जिन पत्रकारों का सम्मान होने जा रहा है वो हम में से ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऐसा अलग अलग क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। हम सबकी ओर से उनको पहले ही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और त्रिकुटा संवाद केंद्र ने आज इस प्रेस क्लब में फिर से एक बार मुझे आमंत्रित किया और नारद जयंती के बहाने आज के मीडिया से संबंधित कुछ विषयों पर आपके साथ चर्चा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी ये शिकायत जम्मू कश्मीर के पोर्टल जर्नलिज्म के लिए एक वरदान साबित हुई है। स्ट्रेट लाइन न्यूज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की पल्लवी जी को फाउंडर हैं एवं एडिटर इन चीफ हैं। यूनेस्को द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग पर दी गई फेलोशिप के उपरांत पल्लवी जी अब थॉमसन रॉयटर्स फेलोशिप फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हासिल कर चुकी हैं। पिछले 3.5 सालों में
आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर उनको शुभकामनाएं दें। और समय समय पर होने वाली कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों एवं स्पर्धाओं में भाग लेते रहते हैं और बहुत से फोटोग्राफी अवार्ड जीत चुके हैं। और एक साहसी पत्रकार हैं, मेरी मुराद है श्रीमान प्रदीप दत्ता जी से। वे जम्मू कश्मीर के इकलौते पत्रकार हैं जिन्होंने हाल में यूक्रेन रूस वॉर को युद्ध क्षेत्र से कवर किया है। विकट परिस्थितियों में भी मानवीय मूल्यों पर आधारित कहानियां खोज निकालना इनकी विशेषता है। वे पठानकोट में आतंकियों का एनकाउंटर हो या भद्रवाह की कर्फ्यू ग्रस्त गलियां, प्रदीप जी को आप हमेशा दस्तार बांधे हाथ में माइक लिए ओरिजिनल वारनी से लेस ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते देखेंगे, अक्सर बाकी सभी से पहले। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित है प्रदीप जी और इस वर्ष त्रिपुरा संवाद केंद्र जम्मू कश्मीर की ओर से वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट के प्रभावशाली रैली को प्रस्तुत किया है। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के विषय में काम करती हैं। वर्तमान में आप स्टेट टाइम्स अखबार में रीडर, कंटेंट राइटर और वीडियो जर्नलिस्ट का कार्यभार संभाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप जम्मू दूरदर्शन एवं रेडियो कश्मीर जम्मू में न्यूज एंकर के तौर पर भी कार्यरत हैं।